Good morning. Today is 18 of Feb 2017 and we're going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो छोटा आर्टिकल और मेन आर्टिकल है, पाकिस्तान में कल एक टेरर स्ट्राइक हुआ, सुसाइड अटैक वो था और 100 लोगों की जानें उसमें गई। तो उससे रिलेटेड इशू को इन दोनों आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है, तो इन दोनों आर्टिकल्स को मिला के हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हमारे लिए काम का नहीं है। और इसके अलावा जो यहाँ पे नीचे आर्टिकल है, आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया। एक तरह से अच्छा ये पैटर्न है, क्योंकि जो नीचे का आर्टिकल है आज ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसरो से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से इसरो ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 104 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में दाग कर, और उसके अलावा भी इसरो ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ऐसा क्यों है कि इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इसरो की तरह अच्छा काम नहीं होता। तो अच्छा ये आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। बाद में ये आर्टिकल है, आज सैटरडे है, शनिवार है, तो ग्राउंड जीरो है, तो इसमें काफ़ी डेटा और काफ़ी स्टोरीज टाइप में ये आर्टिकल है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक व्यापम स्कैम से रिलेटेड बिजनेस लाइन का, द हिंदू का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस लाइन। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक हुआ, तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि रिसेंट में हाल ही में जो पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है उससे यह साबित होता है कि जो पाकिस्तान की रणनीति थी बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की, वो फेल कर गई है बुरी तरह से। जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को यूज करता है जियो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, तो उस बात पर आपको टिप्पणी करनी है। तो अगर देखिए हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखें तो पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। 2010 में लाहौर की दाता दरबार जो दरगाह है, श्राइन है, वहाँ पर अटैक हुआ। और जून में 3 महीने, जून में पिछले साल एक जो पॉपुलर सूफी सिंगर हैं अमजद साबरी, उनकी हत्या कर दी गई। और 3 महीने पहले ही बलूचिस्तान में सूफी श्राइन पर भी अटैक हुआ। ये सारे अटैक्स तो देखिए सूफी श्राइन के हैं, उससे उसके अलावा भी काफ़ी सारे अटैक्स पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में हुए। और सबसे जो घातक नरसंहार हुआ वो हुआ पेशावर में 2014 में, जो मासूम बच्चों की जानें वहाँ पे गई थी, टेरर स्ट्राइक्स वहाँ पे हुआ था पाकिस्तान में। तो उसके बाद में देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, जरब ए अजाब, इस तरह का ऑपरेशन था। वो ऑपरेशन था सभी तरह के टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। हालांकि देखिए उसमें भी भेदभाव किया गया था, उसमें सिर्फ उसी टेररिस्ट के खिलाफ में ऑपरेशन चलाया गया था जो पाकिस्तान में अटैक करते हैं। जो टेररिस्ट हमारे देश में अटैक करते हैं उनको कुछ नहीं कहा गया था। तो अब क्या हुआ है रिसेंट में, अब टेररिस्ट अटैक कल हुआ था। ये सूफी श्राइन है, सहवान, पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, उसके शहर सहवान में ये टेरर स्ट्राइक हुआ और 80 लोगों की जानें उसमें गई। और इस्लामिक स्टेट, वही इस्लामिक स्टेट जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, उसी इस्लामिक स्टेट ने कल इस टेरर स्ट्राइक की जिम्मेदारी ली। और यह अटैक हुआ लाल साबाज कलंदर, ये एक माने हुए सूफी संत थे और 12वीं-13वीं शताब्दी में इनका काफ़ी नाम था उस टाइम पर। और यहाँ इस दरगाह पे काफ़ी सभी धर्मों के लोग इनको मानते हैं और यहाँ पे एक तरह से पूजा करने आते हैं। और एक समन्वय देखने को मिलता है, कोऑपरेशन देखने को मिलता है सभी धर्मों में इस दरगाह पे, इस श्राइन पे। तो उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ने यह भी कहा कि हम ऑपरेशन गाजी लॉन्च करेंगे। उनका ऑपरेशन गाजी है क्या, वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो अगला निशाना होगा, ISIS वाले कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्मी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगे। तो इस तरह की बात कहते हैं ऑपरेशन गाजी। गाजी नाम काफ़ी आता है, गाजी अटैक भी हुआ, आप एक मूवी भी आई है नई, गाजी अटैक। उसमें एक जो पाकिस्तान की सबमरीन थी उसने अटैक किया था 1971 के, जो बांग्लादेश वार है उसके आसपास की बात थी। तो गाजी खान नाम से इनके कुछ वो हुए थे शायद, मतलब कुछ मुस्लिम सेंट वगैरह हुए थे शायद। तो देखिए ये जो दरगाह है वो है कलंदर शाह की दरगाह जहाँ पे अटैक हुआ। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, तो जनरलाइज करें इस इशू को, तो टारगेट्स कौन होते हैं जब भी इस तरह के अटैक्स होते हैं, तो टारगेट्स कौन होते हैं और कौन इन अटैक्स को कैरी आउट करता है और क्यों ये अटैक्स कैरी आउट किए जाते हैं। तो जनरलाइज करके देखिए होते क्यों हैं टेरर स्ट्राइक्स, किन के खिलाफ में होते हैं और कौन करता है। तो देखिए टारगेट्स जो होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इस्लाम के काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, अगर देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, तो 622 के आसपास, 622 AD के आसपास मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी। उसके बाद में जो इसके इनहेरिटेंस को लेकर विवाद उठा और शिया और सुन्नी में डिवाइड हो गया इस्लाम। उसके बाद में भी अब इस्लाम में काफ़ी सारे सेक्ट्स बन गए, यानी देखिए इस्लाम फैलता गया और जहाँ जहाँ इस्लाम गया उन्होंने लोकल कल्चर से इन्फ्लुएंस होके
उस लोकल कल्चर के थोड़े बहुत एलिमेंट्स अपने धर्म में अपनाने स्टार्ट कर दिए। इसलिए जो इस्लाम के मूल तत्व थे, इनका कहना है, इस्लाम का ये एक वर्ग यह कहता है कि जो इस्लाम के अंदर काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, उन्होंने इस्लाम के मूल एलिमेंट्स को छोड़ दिया है और वो इस्लाम है वो असली इस्लाम नहीं है जो कुरान में लिखा गया है। ऐसी ये बात कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये कि देखिए, सूफी संत हैं, आपको पता है सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट हमारे देश में चली थी उस टाइम पर। तो सूफी मूवमेंट में काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे देश से भी लिए गए हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो था, वहाँ पे देखिए प्रसाद वगैरह की जो चीज़ है, प्रसाद देते हैं सत्संग वगैरह के बाद, जागरण के बाद में। तो सूफी मूवमेंट में भी जो कवाली होती थी, यानी दरगाह वगैरह पे जो कवाली वगैरह जो गाई जाती थी, उसके बाद में प्रसाद वगैरह देने की प्रथा स्टार्ट हुई। या फिर और भी तरह की जो कई चीज़ें ऐसी थी वो सूफीज़म ने अपना ली, जहाँ लोकल कल्चर से प्रभावित होकर, और इस जगह पे लोकल था हमारा देश। तो ऐसे ही, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे देखिए। बहुत सारे सेक्ट्स हैं इस्लाम के, कई सारे सेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ पर ये हैं तो लोकल कल्चर से प्रभावित होकर लोकल कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने अपने सेक्ट में अपना लिए। जो कि इस्लाम के रेडिकलिस्ट हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते। यानी जो अब सूफीज़म है उनको कहा जाता है मॉडरेट इस्लाम। और जो सुन्नी है जो ये प्रीच करते हैं, मतलब सारे सुन्नीस को तो देखिए मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं कह सकते, लेकिन आईएसआईएस वाले कह सकते हैं कि आईएसआईएस वाले जो आतंकी संगठन है ये प्रीच करते हैं बिल्कुल रेडिकल इस्लाम, अपने हिसाब से मतलब जज करते हैं, जैसे कुरान में लिखा गया है, इनकी अलग से अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो उसी बात पे विवाद खड़ा होता है। तो उसी बात को लेके ये माइनॉरिटीज़ को, यानी जो इस्लाम की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ मैं, इराक और सीरिया में अटैक किया जाता है सियास पर। सिया कहाँ है? ईरान में है, इराक में 2 जगह पे सिया है। और सुन्नी कहाँ है? सुन्नी पाकिस्तान में है, सऊदी अरेबिया है, या फिर जो यूएई है, जो उनके आसपास के देश हैं वहाँ पे हैं। तो इराक और सीरिया में सिया पे, अलावीज़ पे, कुर्द पे, यज़दीज़ पे, ये सारे इस्लाम के सेक्ट्स हैं, इन पर अटैक किया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिया भी हैं, इन पर अटैक किया जाता है, हजारा पे अटैक किया जाता है, सूफीज़ पे अटैक किया जाता है। ये सभी भी इस्लाम के सेक्ट्स हैं, लेकिन एक तरह से आतंकी संगठनों के हिसाब से ये मॉडरेट इस्लाम है और इस्लाम के सही लाज का पालन ये नहीं करते। और वैसे ये अलग से हैं, मतलब अलग से जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, अलग से जो धर्म है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ या फिर हिंदूज़ माइनॉरिटीज़, उन पर भी अटैक करते हैं आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर में। और क्यों अटैक करते हैं, जो बात हमने डिस्कस करी, इनके आतंकी संगठन के हिसाब से जो इस्लामिक फेद है ये इम्प्योर है, सूफी श्राइन्स का और जो बाकी इस्लामिक सेक्ट्स हैं उनका। इसलिए अपने हिसाब से इनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से ये विधर्मी है, यानी धर्म का फॉलो नहीं करते। और इनका प्लान ये है कि इनको मार के प्योर इस्लाम स्टेट बनाया जाए। देखिए पाकिस्तान काफ़ी रिच सूफी ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि आप सोच के देखिए ना, 1947 से पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। तो इसी धरती पर ही तो सूफीज़म, एक तरह से सूफीज़म ने जड़ें पसारी थी। और आप देख लीजिए हमारे अजमेर में, देख लीजिए जो चिश्ती की दरगाह है, और भी कई जगह पे हमारे दरगाह है सूफीज़म की। और उसके बाद में क्या आता है, सूफीज़म देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूपीएससी के हिसाब से। सूफीज़म और सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट पे हर साल प्री में क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे बुद्धिज़्म पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हमेशा का मतलब आप 1-2 साल लेके मत चले जाना कि इस साल नहीं आया, कहने का मतलब है अधिकतर साल आता है बुद्धिज़्म पे, सूफी मूवमेंट पे। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर ब्रीफ में सूफीज़म को देखें तो क्या है, देखिए सूफीज़म यूँ कहा जाता है, वैसे तो जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी उससे पहले भी थे, लेकिन सही फॉर्म में सूफीज़म जो नाम लिया इन्होंने वो इस्लाम की स्थापना के बाद ही लिया। शुरू में तो ये इस्लाम की स्थापना के बाद में सूफीज़म ने एक तरह से जो इस्लाम के जो कानून हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। सरिया क्या होता है, मतलब सरिया फॉलो करना स्टार्ट किया। सरिया ये होता है कि देखिए एक ये मोरल कोड है और रिलीजियस कानून है इस्लाम का। और जैसे अलग अलग चीज़ों में वो होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदुइज्म में वेद होते हैं, वेदों में जो लिखा गया है वेदों को फॉलो करना, वैसे ही इस्लाम में सरिया है। मतलब वो कहते हैं कि कानून किस हिसाब से कोई भी सोसाइटी हो उसको एक चलाने के लिए एक तरह से कुछ न्याय दिलाने का सिस्टम होना चाहिए, तभी तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। अब जैसे हमारे देश में मॉडर्न लॉ के हिसाब से तो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, यानी कोई भी किसी को मार नहीं सकता, जो भी गलत काम करेगा उसको आईपीसी के तहत सजा मिलेगा और प्रॉपर सिस्टम है, पुलिस पकड़ेगी, जुडिशरी सजा दिलवाएगी। और उसी प्रकार से इस्लाम में ये कहते हैं कि जो देश इस्लाम फॉलो करते हैं वहाँ पे सरिया होता है। ये मोरल कोड है जो इस्लाम में लिखा गया है, कुरान में ही लिखा गया है सब चीज़। ये मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के टाइम में इनको एग्जाम्पलीफाई यानी दर्शाया गया था। और इनको इंटरप्रेट करते हैं जो इस्लामिक जज होते हैं, यानी काजीज़,
ये इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे थे सूफीज़म की, सूफीज़म ने इस्लाम की स्थापना के बाद में शुरू में तो शरिया को फॉलो किया, यानी जो ये कानून था इस्लामिक लॉ उसको फॉलो किया। बाद में इन्होंने कहा कि देखिए इसको फॉलो करने से एक तरह से जो मोक्ष तो नहीं कह सकते, जो भी जैसे भी जिस धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं या फिर कहते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, उसी प्रकार से सूफीज़म वाले कुछ कहते होंगे, मतलब सफलता नहीं प्राप्त हो सकेगी जीवन की। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग से कुछ करना स्टार्ट कर दिया। अलग से कैसे, जैसे गाना बजाना स्टार्ट कर दिया, तो कवाली गाते हैं, तो एक प्रकार से इन्होंने जो शरिया के लाज है उनका वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया रेडिकल इस्लाम के अनुसार। वो कहते हैं कि इस्लाम के अनुसार आप गाना नहीं गा सकते। देखिए इन चीज़ों की ना बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है। कोई कहेगा कि जो रेडिकल इस्लाम है ये नहीं कहता, कोई कहता है ये कहता है। तो मतलब जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, इसलिए मुझे डर भी लगता है बताने में। तो प्लीज़ आप इनको अपने जब भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करें तो अपने जाति, अपने धर्म, उन सबको आइसोलेशन में देखो, बिल्कुल इनसे जोड़ के मत देखें। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड कंसेप्ट को समझना है। वैसे तो हम सब समाज से बंधे हुए हैं, हम भी किसी जाति से बिलोंग करते हैं, हम भी किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हमने जितनी पढ़ाई करी है, छोड़ दीजिए उस बात को कि आप में से कोई आईएएस बने या ना बने, लेकिन जो हमारी सोच है वो देश के निर्माण में काम आनी चाहिए, ना कि अपनी जाति में बंद कर, ना कि अपने धर्म में बंद कर। इन सब चीज़ों को अलग छोड़ के हमारी सोच हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम आनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बाद में देखिए इस बात पर विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो सूफीज़म का विरोध हुआ। और अगर बात करें प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम में, तो देखिए दो तरह के सूफीज़म में ये ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो गई थी। सूफीज़म के अंदर भी एक था बासहारा, एक बेसहारा। तो बेसहारा होते हैं वो इस्लामिक कानून को फॉलो नहीं करते। जैसे अब देखा आपने कि कलंदर शाह की दरगाह पर हमला हुआ पाकिस्तान में, तो ये इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते। आल्सो कॉल्ड द मस्त कलंदर, डिड नॉट बिलीव इन द लॉ ऑफ इस्लाम। इसमें जो होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो घूमते हैं और बाबाज उनको कहते हैं, और कोई रिटर्न अकाउंट इसका है नहीं, कोई मतलब लिखते नहीं है, सिर्फ ये गाते हैं, कवाली गाते हैं और प्रीच करते हैं। और जो बासहारा, ये इसमें सिलसिला सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये सिलसिला सिस्टम क्या होता है, ये होता है जैसे चिश्ती की दरगाह होती है, तो बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है मान लीजिए अजमेर में, तो उसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में महमूद चिश्ती आए। तो इस प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा चिश्ती का। उसी प्रकार सुहारवादी है, तो ये सिलसिला टाइप चलते रहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, इसमें सूफी मुरीद की परंपरा होती है। मुरीद कहते हैं फॉलोअर्स को। तो ये थोड़े बेसिक टर्म्स हैं, आप देख लेना, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इन पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये टेरर स्ट्राइक्स है पाकिस्तान में कैरी आउट कौन करता है। शुरू में देखिए अफगानिस्तान में आया तालिबान, और तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने देखिए सपोर्ट करते करते तालिबान इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हावी हो गया कि तालिबान अपने आप में दो ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड हो गया। शुरू में था ये अफगानिस्तान में सत्ता इस्टाब्लिश करने के लिए, लेकिन बाद में एक तो तालिबान वो था जो अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित करना चाहता था, दूसरा बन गया तहरीक तालिबान। अब तहरीक तालिबान तो पाकिस्तान के खुद के पीछे पड़ गया, यानी पहले तालिबान को पाला पोसा पाकिस्तान ने ताकि वो अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित कर सके। बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तालिबान तो अभी भी अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, उस तालिबान को पाकिस्तान अच्छा बताता है जो कि इसके नेशनल इंटरेस्ट में काम आता है। दूसरा तालिबान बन गया इसका तहरीक तालिबान, ये पाकिस्तान में ही शरिया कानून लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स करता है। तो पाकिस्तान की खुद की गलती है जिस प्रकार से आतंकवाद पनप रहा है। वो एक स्नेक का एग्जाम्पल है। स्नेक का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे वगैरह में आए तो आप लिखिएगा। देखिए आप अपने घर में सांप नहीं पाल सकते और यह सोचकर कि जो ये सांप है वो आपको नहीं काटेगा, आपके पड़ोसी को काटेगा, तो कभी ना कभी वो सांप आपको भी काटेगा। वही पाकिस्तान गलती करता है। पाकिस्तान आतंकवाद को जगह देता है और सोचता है कि इंडिया या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ में उन्हें यूज करें, लेकिन वही आतंकवाद आज नहीं तो कल फिर बाद में पाकिस्तान को तंग करता है। आप अब देख लीजिए, अब चिंता की बात यह है कि ISIS है ISIS भी अब वहाँ पे अपनी जड़ें पसार रहा है। और उन्होंने वैसे देखिए उनकी अभी ISIS की अभी लोकल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। जो पाकिस्तान की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकी संगठन है, जैसे लश्कर झांगवी या फिर एंटी-सिया ग्रुप, और दूसरे हैं जैसे जमात अल अहरर, इनका यूज़ करते हुए ISIS अटैक्स कर रहा है इन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ करते हुए। तो ISIS की स्ट्रेटजी ये है कि इस तरह के अटैक्स करके वो रिक्रूट करना चाहता है, यानी वहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनको रेडिकलाइज करके मोबिलाइज करना चाहता है और उनकी रिक्रूटमेंट करना चाहता है इस तरह के अटैक्स करके ISIS। तो ये उनकी रणनीति है।
अब आता है कि देखिए 140 जब बच्चों की हत्या हुई थी वहाँ पर पाकिस्तान के पेशावर में, तब उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था और ऐसा लगने लगा था कि टेरर स्ट्राइक्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद पूरी ख़त्म नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर से। और जो कल जो अटैक हुआ, थर्सडे को जो अटैक हुआ, उससे तो दोबारा से रिमाइंड करती है ये चीज़ पाकिस्तान को कि उनको एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो इसका अगला पार्ट यानी जो अगला आर्टिकल्स था उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान के जो रूलिंग एलाइट्स हैं यानी पाकिस्तान के जो इस्टाब्लिशमेंट्स हैं वो जो आतंकवाद को यूज़ करते हैं अपने जियो स्ट्रेटेजिक लेंस से देखते हैं हर चीज़ को आतंकवाद को, यानी एक आतंकवाद का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो वो अपीज़ करते हैं और उनका यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ में या फिर इंडिया के खिलाफ में। और वो उनके हिसाब से ऐसा है कि जो जिस आतंकवाद को ये वो यूज़ करते हैं यानी जिन आतंकवादियों को वो यूज़ करते हैं इंडिया के खिलाफ में और अफगानिस्तान के खिलाफ में, उन्हें ये लगता है कि वो आतंकवादी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हैं और जो दूसरे आतंकवादी हैं उनसे वो लड़ने की कोशिश करते हैं। तो यह भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है पाकिस्तान की रणनीति के लिए। इसी वजह से जो है आतंकवाद आज बहुत ज़्यादा पनप रहा है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि कश्मीर इशू है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे साउथ एशिया में आतंकवाद के लिए, कि अगर कश्मीर इशू को सोल्व कर दिया जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी सटीक नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जिस प्रकार से कट्टरवाद यानी एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन है, क्या वो कश्मीर की वजह से है? नहीं, वो बिल्कुल भी कश्मीर की वजह से नहीं है। तो खामा का पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट या फिर एक्सक्यूज देता है। दूसरी कई बार ये बातें कहते हैं कि देखिए ये जो आतंकवादी हमले होते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, जो ये हमले करने वाले हैं। तो एक वर्ग यह भी एक्सक्यूज दे रहा है कि पाकिस्तान में सुपर लीग होने वाली है, यानी जैसे हमारे इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है वहाँ पे भी पाकिस्तान की सुपर लीग होती है, लेकिन वहाँ पे होती नहीं है क्योंकि डर रहता है, तो इसे दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बात यह थी कि इसके फाइनल को पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इस वजह से ये अटैक किया गया ताकि ये पाकिस्तान की सुपर लीग ना ऑर्गेनाइज की जाए। तो ये तो खामखा के आर्ग्यूमेंट्स है, कौन चाहेगा कि पाकिस्तान की सुपर लीग पाकिस्तान में ना हो? तो बड़ा इशू है, लेकिन पाकिस्तान एक्सक्यूज दे के या फिर छोटी मोटी बात कह के इस बात को इग्नोर करना चाहता है। और उस दूसरी देखिए यहाँ पे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि पाकिस्तान, अगर ओवरऑल यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या क्यों है, तो पाकिस्तान के एलाइट्स यूं कहते हैं कि 1979 के आसपास आपको याद है कि अफगानिस्तान में USSR का रूल था, तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन टाइप के जो आतंकवादी हैं उनको पैसा देना स्टार्ट किया। तो बाद में वो बात अलग है कि वही ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ में हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने इन आतंकवादी संगठनों को, जो मुजाहिदीन हैं, उनको पैसे दिए और हथियार दिए और कहा कि आप अफगानिस्तान में अंदर में USSR के खिलाफ में लड़िए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान कहता है कि हमने उन मुजाहिदीन को तैयार किया था अपनी धरती पर और उसी का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी थी USSR के खिलाफ में अफगानिस्तान की धरती पर और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के रूलिंग एलाइट्स इस बात को भूल जाते हैं कि USSR जब चला गया था अफगानिस्तान के अंदर से, तब भी अमेरिकी सरकार ने और काफ़ी लोगों ने इन्हें खूब चिताया था कि आपके अंदर में जो आतंकवाद की और रेडिकलाइजेशन की जो ये भावना पनप रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत मुश्किलात पैदा करेगी आने वाले फ्यूचर में। तब पाकिस्तान ने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था और आज वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी जो एक बात है यहाँ पे देखिए, अब पाकिस्तान ने जो अपना ऑपरेशन चलाया था, जर्ब-ए-अजाब जो ऑपरेशन था, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पंजाब बेस्ड उनके आतंकवादी कैंप्स थे उन पे कुछ भी नहीं किया। अफगानिस्तान के आसपास जो टेररिस्ट कैंप्स थे सिर्फ उन पे अटैक किया, उनकी मिलिट्री ने उनको खत्म करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वो भेदभाव करते हैं। तो इनका जो दूसरे पॉइंट्स ये हैं, या हाफिज सईद या फिर जमातुल दवा है, इनको वही बात, सेम बात की नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि दूसरे आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स करते हैं, जमात अल अहर, इनको तो कुछ नेशनल बाउंड्रीज समझ में नहीं आती, ये तो सिर्फ पूरे एरिया में शरिया एप्लीकेबल करना चाहते हैं और एक तरह से इसलिए वो टेरर स्ट्राइक्स करते हैं। उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता कि जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा अफगानिस्तान है, उनके लिए सब एक समान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने एक्सट्रैक्ट किए। अगला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसरो से रिलेटेड ये आर्टिकल है। रिसेंटली देखिए इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि भारत के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। तो आखिरकार ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इसरो जैसी संस्था जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वो तो प्राइवेट संस्थाओं से भी ऊपर एक्सीलेंस का परिचय देती है, जबकि यह मॉडल हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाते बाकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर में, और जो उनकी अंदर में ना ट्रांसपेरेंसी है ना अकाउंटेबिलिटी है। तो आपको इस बात पर टिप्पणी करनी है और बताने हैं कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कंटेक्स्ट तो
यही है कि 104 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट लॉन्चर से हमने लॉन्च किया और एक तरह से अपने आप में ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 37 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का था। और उसके बाद में देखिए काफ़ी कम ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट की ऐसी संस्था अपने आप में इतना बड़ा मुकाम हासिल करती है। तो क्वेश्चन यह उठता है कि आखिरकार इसरो की एक्सीलेंस, यानी इसरो ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है और अपना भारत का नाम रोशन किया है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और ऐसे क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है कि जो गवर्नमेंट की बाकी जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो सफलता नहीं हासिल कर पा रही हैं। तो इसी बात को हम देखेंगे इस आर्टिकल में। शुरू में मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, फिर इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा सारा। पहला पॉइंट है ऑटोनॉमी का, यानी ऑटोनॉमी है इसरो को काफ़ी ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है ज्योग्राफिकल लोकेशंस, बेंगलोर में स्थित है, दिल्ली में नहीं है। तीसरा है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जनरलाइज्ड होती हैं, इवन जो अपनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये भी जनरलाइज्ड हैं। और जबकि इसरो स्पेशलाइज्ड बॉडी है, अलग से साइंटिस्ट हैं, और इवन जो टॉप जो इनके वो हैं प्रधान वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वो भी टेक्नोक्रेट हैं। और जो चौथी पॉइंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में इनका काफ़ी एक तरह से कोऑपरेशन होता है और बिजनेस होता है और कोऑपरेट करते हैं आपस में। पांचवा जो पॉइंट है ये उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उस क्षेत्र में है ये जहाँ पे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, तो ये आप याद रखिए। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कभी भी आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं ये। कभी भी इस बॉडी को सुधारना हो तो इन 5 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑटोनॉमी इनके पास में काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसरो जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, बीच में कोई लाइन ऑफ मिनिस्ट्री नहीं है। जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इसरो है किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, एक डिपार्टमेंट है अलग से और वो प्रधानमंत्री को अलग से रिपोर्ट करते हैं। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स, कई बार आरोप यह लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज करते हैं, बिल्कुल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रोसीजर जैसी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं वो इसरो में नहीं है। तो इसरो अपने आप में डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती हैं, इसलिए ये ज़्यादा ऑटोनोमस है। और जो इसके सीनियर ऑफिसर्स, जैसे कई बार कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स काफ़ी सुपरवाइज करते हैं और इंटरफेयर करते हैं इस पूरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अंदर आती है उनके अंदर में। जबकि पीएमओ के पास में इतना टाइम है ही नहीं। इसरो डायरेक्ट पीएमओ को सपोर्ट करती है, पीएमओ के पास इतना टाइम है नहीं कि चीज़ों को माइक्रो मैनेज करे। पीएमओ को तो सारे डिपार्टमेंट देखने हैं क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स पीएमओ के अंदर आते हैं। तो इसीलिए रियल ऑटोनॉमी जो है वो इसरो के पास में है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि लोकेशन। अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं देखिए सारी, अब ऑलमोस्ट सभी जो मेजर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं वो दिल्ली के अंदर में हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, रूलिंग पार्टी ने जो सत्ता में थी वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो उन अपने हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे लोकेट कर दिया। क्या कह रहा हूँ मैं, बात ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी है तो वो कहाँ कर देंगे, अमेठी या रायबरेली में। तो इस तरह का एग्जाम्पल है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। और उसके बाद में देखिए क्या है अब दिल्ली में लोकेट होने से वही दिक्कत ज़्यादा आती है कि जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरफेयर करती है, चीज़ें स्लो मूव करती हैं, सावधानियाँ बहुत बरतनी पड़ती हैं और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। बात वही है लेकिन बात अलग से पेश की गई है, एग्जाम्पल वही है, पॉइंट अलग है। अब लोकेशन का पॉइंट है, पहले ऑटोनॉमी का पॉइंट था, दिक्कत वही है, कारण वही है। अब इसरो जो है वो बेंगलोर में इनका हेडक्वार्टर है, तो बेंगलोर में हेडक्वार्टर है तो जो दिल्ली के कारण में जो प्रॉब्लम्स आती है इंटरफेरेंस की, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन की, और चीज़ें स्लो मूव करती हैं या फिर सावधानियां बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं, पॉलिसी पैरालिसिस जो होता है, वो सारी जो ड्रॉबैक्स हैं कैपिटल के, वो इसरो क्योंकि वो इसरो जो है बेंगलोर में है इसलिए इस तरह की दिक्कतें नहीं आती इसरो में। और इनके पास में राइट इकोसिस्टम भी है। राइट इकोसिस्टम कैसे, आपको पता है बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है, यानी बीटेक वालों के लिए और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों के लिए वो अपने आप में एक तरह से गढ़ है। और उसमें अब देखिए आसानी से रिक्रूटमेंट इनको हो जाती है इसरो की। अब कोई भी नए साइंटिस्ट इनको रिक्रूट करने हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्सपर्टीज चाहिए तो वो सारी चीज़ें, वो सारा इकोसिस्टम है वो बेंगलोर में मौजूद है और इसलिए इनको दिक्कत नहीं आती। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल का पॉइंट क्या है, देखिए जो लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पर कि उनको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है ह्यूमन कैपिटल पे। और आमतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गवर्नमेंट की वो जर्नलिस्ट होती हैं। कोई भी मान लीजिए आप, आमतौर पे सारे जैसे एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, तो ये सारे जर्नलिस्ट एग्जाम तो हैं।
कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं, बस एक डिग्री होनी चाहिए। और जबकि इसरो के लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास में होनी चाहिए, तभी वो आपको रिक्रूट करेंगे। तो ये पूरी इसरो की बॉडी है, स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट इसमें होती है। और इवन जो टॉप हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी टेक्नोक्रेट होते हैं। और बाकी चीज़ों में, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हेड होते हैं वो आईएएस होते हैं। आईएएस जर्नलाइज्ड होते हैं, मतलब जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं होते। आईएएस की सर्विस स्पेशलाइज्ड नहीं है। और इसीलिए जो है, जो इसरो में जो स्पेशलाइज्ड है, वो भी इसरो की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक फैक्टर। अब आगे की बात करें तो ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर होता है। लेकिन इसरो ने यह शो कर दिया है कि कितनी भी मुश्किल टेक्नोलॉजी हो या फिर कितना भी मुश्किल प्रोजेक्ट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मूव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स को बढ़िया ढंग से स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ में डील नहीं कर सकती, इसलिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ वो डील करने लगते हैं तो अब क्या है, इसरो ने प्राइवेट सेक्टर के साथ में बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है, जिससे भी इसरो को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। और अब आगे पॉइंट आता है कि और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प कैसे नहीं है? अब मान लीजिए इसरो स्पेस के अंदर में डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो कोई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्पेस के अंदर में इतनी ज़्यादा पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक पांचवा फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल रहा कि इसरो को इतनी सक्सेस मिली। तो अब हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर उन्हीं दो एग्जाम्पल्स में अगर इसरो जैसा मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है तो काफ़ी फायदा हमारे देश को होगा। अब मान लीजिए डिफेंस का, अब डीआरडीओ है, अब डीआरडीओ को इसरो जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं हमें वो देनी चाहिए। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ना होकर बेंगलोर में होना चाहिए, क्योंकि इनका इकोसिस्टम भी बेंगलोर में अच्छा होगा डीआरडीओ के लिए। ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट वहाँ से हो सकती है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे उनको मिल सकती है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बेंगलोर में होना चाहिए। डायरेक्टली डीआरडीओ जो है पीएमओ को रिपोर्ट करनी चाहिए, और डीआरडीओ को काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ में। अगर ये सब चीज़ें डीआरडीओ करेगा तो जो यह है काफ़ी अच्छे जो आर्म्स इक्विपमेंट्स हैं या फिर डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जा पाएगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने में सक्षम हो पाएगी डीआरडीओ है। और दूसरा ये एग्जांपल देते हैं, पहला एग्जांपल डीआरडीओ का, दूसरा एग्जांपल देते हैं सेंट्रल वैक्सीन एजेंसी का, जो दवाइयाँ वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका देखिए रिसर्च करते हैं इसमें, तो ये कहते हैं इनका भी जो हेडक्वार्टर है या तो अहमदाबाद में होना चाहिए या पुणे में होना चाहिए, और यहाँ पर जाके इनको रिसर्च डिजीज़ पर या जो इन चीज़ों पर रिसर्च करनी चाहिए जो डिजीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है और जिससे खतरा है जनता को। तो ये सारा आर्टिकल था, और इसके ज़्यादा थोड़ा सा 2-3 पॉइंट वे फॉरवर्ड में भी कहते हैं कि ये काम आसान नहीं है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके नेचर को चेंज करना आसान नहीं है, और एक स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, तो बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ एजेंसीज़ को हम इसरो की तरह ट्रांसफॉर्म कर पाने में अगर सक्षम हो पाते हैं तो देश के डेवलपमेंट में काफ़ी अहम योगदान वो निभा सकते हैं। तो इस तरह का पूरा आर्टिकल था ये, और काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स था। अब इन्होंने तो देखिए 2 ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है, डीआरडीओ और जो है सेंट्रल वैक्सीन एजेंसी। लेकिन हम देखिए, हम इन 5 पॉइंट्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई यूपीएससी पूछती है कि आप बताइए इस ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे आप डील करें, कैसे सुधारें, तो उसमें ये 5 पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा भी, जब भी कोई आर्टिकल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो याद रख लीजिए हमेशा इन 5 पॉइंट्स को। ऑटोनॉमी पहला पॉइंट, दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशन स्पेशलिस्ट तीसरा पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप, और उस क्षेत्र में जहाँ पे कोई विकल्प है ही नहीं, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है। 5 पॉइंट्स रट्टा मार लो, रट्टा जिंदाबाद। अगला जो आर्टिकल है वो व्यापम से रिलेटेड है। व्यापम क्या है ये? व्यापम देखिए, मध्य प्रदेश में इससे रिलेटेड एक स्कैम आया था। व्यापम की फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षण बोर्ड, मंडल, बोर्ड को मंडल कहते हैं ना, हाँ। तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। देखिए ये पूरा जो स्कैम था 2013 में सुर्खियों में आया था, और एक मेडिकल का एग्ज़ाम लेती है जो ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सीबीएसई की तरह मध्य प्रदेश के अंदर में, और काफ़ी धांधलेबाजी उसमें हुई। इस तरह का आरोप इस बॉडी पर लगा कि मेडिकल के एग्ज़ाम के दौरान में काफ़ी धांधलेबाजी हुई और सीट्स बेची गई मेडिकल की, और एग्ज़ाम में काफ़ी धांधलेबाजी हुई। 2013 में ये सुर्खियों में आया। हाईकोर्ट ने बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी। बाद में 2015 में सीबीआई ने केस लिया, 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 40 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए जो व्यापम स्कैम से रिलेटेड कहीं ना कहीं थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 634 जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे 2008 से 12 के बीच में, उनके एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये हुआ है अभी। तो अब देखिए 2008 से 12 के बीच के एडमिशन्स को सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके कैंसिल किया है। तो अब तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें से डॉक्टर बन भी गए हैं,
और अब देखिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को सज़ा देने से काम नहीं चलेगा कि आपने उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया तो आपकी, यानी आपने एक तरह से खाना पूर्ति कर दी। नहीं, ये पूरा जो घोटाला हुआ था, एक तरह से इसमें नेक्सस था काफ़ी ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिशियन, राजनीतिक लोगों के बीच में, मेडिकल कॉलेज पर्सनल के बीच में, और ऑफिशियल्स जो कि इस पूरा सिंडिकेट को चला रहे थे, जो चीटिंग कर रहे थे। तो इन सब के बीच में एक नेक्सस था। उस नेक्सस को तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आगे किसी भी एग्ज़ाम में फिर से अपने एक तरह से जड़ें पसार सकता है। और दूसरा, ये साफ साफ संकेत करता है, यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यह दिखाता है कि कितनी बुरी स्थिति है मेडिकल एजुकेशन की आज हमारे देश में। और दूसरा देखिए, इनकम के लिए, एक प्रॉपर इनकम के सोर्स के लिए जो है स्टूडेंट्स जो है सीट्स खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि आज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो एक बड़ी इकोनॉमिक्स की समस्या को भी यह भी दर्शाता है। उसके बाद में एक और चीज़ यह हाईलाइट ये करता है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिस पर कार्यभार है कि इस बात का कि जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है जो चीज़ें हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जो भी एग्ज़ाम है उनमें अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, वो अपने आप में बुरी तरह से फेल हो गया है। और हेल्थ फॉर ऑल जिसकी बात हम करते हैं वो तो एक आइडिया ही रह गया है। और उसमें इस तरह की धांधलेबाजी होती है तो आप खुद ही सोच के देख लीजिए कितना मुश्किल है इस आइडिया को हकीकत में रियलाइज़ करना। बाद में अब रियल जो एस्पायरेंट्स हैं, इस तरह से अगर सीट्स की खरीद फरोख्त होती है तो रियल एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वो सीट पाने में सक्षम नहीं हो पाते या फिर सीट पाने से वंचित हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने आप में फ्लोरिश होते रहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, संरक्षण, राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलता है। जबकि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर जो बेसिक एमिनिटीज़ या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट सिर्फ बात करती है ब्रॉड बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस देने से एक लेवल के बाद काम चलेगा नहीं, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनाने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कॉलेज बनाने में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा डॉक्टर्स हो, ज़्यादा सीट्स हों, और हमारे देश की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा पनपते हैं, उनको रोकने में भी काम होंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। उसके बाद में क्या आता है, सबसे पहले तो देखिए MCI को रिवैम्प कर दो। कैसे कर दो? देखिए, मेरे पास तो 5 पॉइंट है, मैं तो ऐसे रिवैम्प कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऑटोनोमस बना दूंगा। अगर इतनी अहम बॉडी है तो इसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देंगे। अगर PMO को नहीं तो किसी, आप कह सकते हो किसी दूसरी संस्था को। मतलब वो 5 के 5 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन तोड़ मरोड़ के, ऐसे नहीं। मतलब अगर पॉइंट चेपने भी हैं तो थोड़ा कई बार उसमें चेंज भी करना पड़ जाता है। अब हर एक चीज़ को ऐसे मत लिख देना कि PMO को रिपोर्ट, अगर हर कोई PMO को रिपोर्ट करने लगेगा तो फिर बात बनेगी नहीं ना। तो कहने का मतलब है उन 5 पॉइंट्स को यूज कर लेना। लोकेशन है वो कहीं और हो सकती है इसकी, या फिर ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दो जो वहाँ पे 5 पॉइंट्स है। स्पेशलाइज्ड बॉडी कर लो, यानी जो MCI का हेड है वो डॉक्टर होना चाहिए, और अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में अलग से कोऑपरेशन करवा दो इनका। तो उन 5 पॉइंट्स को यूज कर लो अभी यहाँ पे। अब क्या है, देखिए, सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन जो नीट है, अब वो होने वाला है, जो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों ने उसका भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। और रैकेटिंग, यानी रैकेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं जब भी कोई इस तरह का चेंज होता है। तो नीट के हिसाब से भी अब रैकेट बनने स्टार्ट हो गए हैं, और जिस पर रोक लगाने की काफ़ी व्यवस्था होनी चाहिए और उपाय करने चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, एक बात बताओ, ये अपने रैकेट जैसे सिस्टम UPSC में क्यों नहीं चलते? बताओ, मतलब सोच के देखो, UPSC में कभी आपको देखा है मतलब कि मेंस के एग्जाम में कोई रैकेट निकला हो? देखिए, मेंस से क्या तो मतलब रैकेट बनाएंगे लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश के। मतलब मेंस में वही पहुंच पाते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। वो तो खुद ही पेपर दे रहे हैं। आमतौर पे दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, SSC वगैरह में, यानी किसी और को बिठाते हैं अपनी जगह पे, जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है, जो ज़्यादा कैपेबल होता है, उसको बिठाया जाता है एग्जाम सेंटर में ताकि वो एग्जाम क्लियर कर सके। और इसमें तो देखिए, अगर खुली बुक का एग्जाम बना दे UPSC में कि आपको कह दे कि मेंस के अंदर में बुक खोल के देख के लिखना है, तो भी नहीं क्लियर हो पाएगा। इतने जल्दी जल्दी वहाँ पे लिखना होता है, इवन नीचे पेन गिर जाए, लास्ट में ऐसी नौबत आ जाती है मेंस के एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट के 10 क्वेश्चन तो 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में एक क्वेश्चन, नीचे पेन गिर जाता है तो गिरने दो, अगर एडमिट कार्ड नीचे गिर गया तो पड़ा रहने दो, इतना तेज लिखना पड़ता है। तो क्या तो बंदा बुक देख के लिखेगा, कहाँ पे एक दो पन्ने पलटेगा, इतना टाइम तो इसी में खराब हो जाएगा। तो बात यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी की दशा को भी दिखाता है कि ज़्यादा जॉब्स हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो एक आर्टिकल अब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड। अगला जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। ये इस आर्टिकल में कहते हैं कि देखिए 2007 के आसपास, 2005-06 के आसपास में हमारी जो सबसे 3 खतरे थे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए पेपर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी के टॉपिक से वहाँ पर।
ये कहते हैं कि 2005 से की बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो जो खतरा है वो है नक्सलवाद का। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया था कश्मीर से रिलेटेड इशू का, और तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया था नॉर्थ ईस्ट का। तो अब देखिए, अब ये कहते हैं कि तीनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ऑर्डर चेंज हो चुका है। नक्सलवाद को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा चुका है, पूरी तरह से नहीं फिर भी काफ़ी इसे कह सकते हैं कि काफ़ी हालात में सुधार हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं हाल फिलहाल में, और काफ़ी लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो अब ये ऑर्डर चेंज हो चुका है। कश्मीर की समस्या है वो फिर से गंभीर हो गई है। 2010 की सिचुएशन जो थी, जहाँ पर पत्थर मारे जाते थे, और बाद में एक समझौता हुआ था जो इंटरलोक्यूटर्स का गठन किया गया था, 3 इंटरलोक्यूटर्स से, राधा कुमार और जो बाकी दलीप। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि अब कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए थे शांतिपूर्वक 2010 की घटनाओं के बाद में, वो सारी जो फ़ायदा हुआ था कश्मीर के अंदर में शांति बहाली के लिए, वो शायद हमने खो दिया है कहीं ना कहीं कश्मीर में। अब देखिए, दिक्कत ये है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जब भी कोई ऑपरेशंस चलाए जाते हैं आतंकवाद से रिलेटेड, तो लोकल पीपल हैं वो कई बार अपोज करते हैं उस ऑपरेशंस का। मान लीजिए, एक तरफ तो हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो लड़ रहे हैं आतंकवादियों से अपनी जान पे खेल के, तो दूसरी तरफ हमारे खुद के देश के ही लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करते हैं, या फिर आप कह सकते हो ध्यान आकर्षण करते हैं, ध्यान उनका डाइवर्ट करते हैं जो हमारे आर्मी के जवान हैं जो वहाँ पर आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो कैसे हमारे देश की आर्मी कैसे लड़ सकती है अपने देश के लोगों से ही, तो इस प्रकार की बात उठाते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में। और फिर ये कहते हैं कि एक जो हम यूज़ करते हैं सीआरपीएफ का, तो हम यूज़ करते हैं हमारे देश के लोगों के खिलाफ में, लेकिन आर्मी का यूज़ नहीं करते, मतलब बहुत हद तक हम अवॉइड करते हैं। आप खुद नक्सलिज्म का एग्जांपल ले लीजिए। नक्सलाइट्स से लड़ने में हमने आर्मी का यूज़ कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा तर्क हमेशा से यह है कि वो हमारे अपने लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जो नक्सलवाद की जो प्रॉब्लम है। वैसा ही कश्मीर में, और जो कि कुछ लोगों द्वारा इस बात का विरोध भी किया जाता है, और कहते हैं कि अब कश्मीर की जो समस्या है उसको सैन्य ढंग से नहीं, राजनीतिक ढंग से इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, या फिर कुछ और तरीक़ों से, कि सैन्य सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, आर्मी का यूज़ करके वहाँ पे कश्मीर में सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और 2010 में भी जो सॉल्यूशन निकाला गया था वो बातचीत से निकाला गया था। तो इस प्रकार की बात है। दूसरी बात आती है, अब ऑर्डर क्या हो गया है, कश्मीर की जो समस्या है वो काफ़ी हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ऊपर आ गई है। दूसरी जो गंभीर समस्या है वो है नॉर्थ ईस्ट की, और तीसरी है नक्सलवाद की। देखिए, अब आंतरिक सुरक्षा की बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट में जो दिक्कत है वो राजनीतिक दिक्कत ज़्यादा है। वहाँ पे जो है एथनिक प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा, यानी स्टेट्स की आपस में नहीं बनती, मणिपुर और नागालैंड में आपस में जो है वहाँ पे नहीं बनती, डिफरेंट ट्राइब्स की आपस में नहीं बनती, और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि शेयर्ड ज्योग्राफी है, मतलब सारे जो काफ़ी ट्राइब्स जो वहाँ पे रहती हैं, काफ़ी जो एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, वो दूसरे एथनिक ग्रुप्स को, एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप को यूँ रहता है कि जगह ये हमारी है, आप बाहर से आके रहने लगे हो यहाँ पे, लेकिन आपस में उनको यह बात समझने की जरूरत है कि वो जगह आप दोनों की है और मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ भी बात कह लीजिए, पॉलिटिक्स मान लीजिए, या फिर पावर स्ट्रगल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उन चीज़ों की वजह से वहाँ पे ट्राइब्स की आपस में लड़ाई रहती है। अब सोच के देखिए, अब नागालैंड में देखिए, नागालैंड में कर्फ्यू है 2 सिटीज़ के अंदर में, मणिपुर में नवंबर से ही वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। तो 2 स्टेट्स की मांग बात करें तो हम, लेकिन हमारा जो पूरा देश है, हमारे पूरे देश का जो मीडिया है वो अभी इलेक्शन के जश्न में डूबा हुआ है, और जबकि इन बातों पे, इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमेशा इनकी शिकायत रहती है। तो यहाँ पे भी हमें पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है मेन स्ट्रीम में। अब देखिए, जो म्यांमार को जो नेशनल हाईवे जोड़ता है मणिपुर से, वो भी बंद पड़ा है पिछले 3-4 महीनों से। तो कितनी गंभीर समस्या है इस पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। तो तीसरा जो नक्सलिज्म का जो है वो तो हमने डिस्कस किया। तो ऑर्डर याद रखिएगा, अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है तो इस तरह की बात लिखिएगा आप। ये जो सारी बातें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी, कश्मीर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है, और तीसरे नंबर पे है नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिए, हम रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।